जय भीम, मैं हूँ हितेश। आप देख रहे हैं द दलित टॉक का एक और एपिसोड। आज हमारे साथ में मौजूद है सुशांत इंद्रजीत जी, जो कि एक दलित समाज से आने वाले स्टूडेंट हैं। हम भारत में जो है इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, खासकर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो हम एक संगठन भी नहीं बना पाते हैं। ये लंदन में जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एलएलएम की पढ़ाई के दौरान लगातार 2 बार छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में जीत हुई है इनकी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय खुद दें। थैंक यू जी। मेरा नाम सुशांत सिंह है और मैं बुलंदशहर ज़िले में माधोगढ़ एक हमारा छोटा सा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और हुँ, उसके बाद मैंने अपनी कानून की पढ़ाई जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से कंप्लीट की है। उसके बाद मैं 4-5 साल दिल्ली के अंदर मैंने लॉ की प्रैक्टिस करी। फिर 2021 में मैं लंदन गया हूँ हुँ। अपना मास्टर्स इन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स एलएलएम। और उसके बाद मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा पहली बार और विजय प्राप्त हुई सभी के आशीर्वाद से। और फिर मैं दूसरी बार वो इलेक्शन लड़के इस वक्त मैं उस टेन्योर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, मतलब अभी आपका टेन्योर रह गया अध्यक्ष के रूप में। जी, ये हुँ, 2023 टू 24। राइट। जी। तो अभी मैं आपकी लंदन की जर्नी पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी अपनी स्टार्टिंग की जर्नी बताएँ जो इंडिया की है, हम्म। क्योंकि इंडिया से शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी कहानी या फिर मेरी इतिहास जो है कोई यूनिक नहीं है किसी भी दलित समाज के बच्चे से या फिर बच्ची से। सभी के स्ट्रगल समहाउ सिमिलर रहते हैं। हुँ, तो उसी तरीके से हमारा गांव है, माइनॉरिटी में हमारे समाज के लोग रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत स्ट्रगल किया वहाँ पर। जैसे कि मेरे दादा हैं सुमेरा सिंह जो थे, उन्होंने हम लोग टैनर कम्युनिटी से थे, तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन अपने समाज में लेकर आए कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे। और काफ़ी बोल्डली वो इस चीज़ को एड्रेस करते थे। और उसके बाद फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको इस तरह का एटमॉस्फेयर मिला कि उन्होंने कभी इस काम को करने का मौका नहीं मिला। हुँ, फिर उसके बाद वो लोग दिल्ली शिफ्ट हुए और दिल्ली में आके काफ़ी मेनियल जॉब्स में उन्होंने अपना काम किया कि किस तरीके से अपने बच्चों को पाला जाए, पढ़ाया जाए। तो बाबा साहब को वो लोग बाबा साहब के बारे में वो लोग सुनते रहे। उनकी एजुकेशन नहीं हुई बट उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के बारे में, कांशीराम जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में ये चीज़ सुनी। और एक ही मैसेज उन लोगों ने सीखा कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए या प्रोग्रेसिव फैमिली के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को उन्होंने वो पूरा एक उद्देश्य बनाते हुए अपना लाइफ टास्क वो लोगों ने हम मैं मेरी सिस्टर जो कि डॉक्टर है, हम लोगों की पढ़ाई के लिए उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में निकाल दिया। उसके बाद दिल्ली में जब मैं लॉ की पढ़ाई करने के बाद मैंने प्रैक्टिस करी, काफ़ी कुछ चीज़ें समझी, कुछ चीज़ें नई निकल के आई। फिर मेरे को लगा कि मुझे एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र की भी ज़रूरत है, जो हुँ, कि बाबा साहब ने भी लिया था और समाज के काफ़ी लोग जाना चाहते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मैं अपने हुँ, माँ-बाप के आशीर्वाद से, समाज के सपोर्ट से काफ़ी चीज़ों का उसमें योगदान रहा। उसके बाद मैं लंदन गया और एक के बाद एक अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती गईं और बनती गईं। तो उसी के लिए जैसे हमें पढ़ाई के अलावा भी लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़, सोशल अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। तो उसी चीज़ को पाथवे को मैं फ़ॉलो करते हुए यहाँ तक मैं पहुँचा। आप दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो जो दलित कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, कहीं न कहीं उनके पास में इतना विशेषाधिकार नहीं होता कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाएँ। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप फर्स्ट जनरेशन जो है आपने पढ़ाई की है, राइट? जी। और वो भी आप लंदन तक पहुँच गए और वहाँ पे भी पॉलिटिकली आप एक्टिव हैं। तो जो मान लीजिए किसी गाँव का कोई बच्चा है, हुँ, हुँ। जो दलित समाज से आता है, ठीक है? वो अभी ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है और आप मतलब फर्स्ट जनरेशन है जो मतलब इतनी उच्च स्तर की पढ़ाई कर पाए आप। हुँ, हुँ। तो आपको अपनी लाइफ़ में टर्निंग पॉइंट कहाँ से मिले? ये एक तो जो व्यवस्था जो बनाई गई है कि हुँ, जिसके अंदर जो सामाजिक शोषित वर्ग जो है उसको और पीछे रखा जाता है। जैसे कहावत है कि गरीब को और गरीब रखा जाए, उसी तरीके से जो जात से जो लोग जिनको शोषित किया जाता है उनको और पीछे रखा जाता है। तो उसी चीज़ के चलते हुए एक चीज़ हमारे समाज के लोगों को, चाहे वो किसी उम्र के हों, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा या बच्ची अगर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है या फिर वो उस तरीके से मेंटली डेवलप नहीं हुआ है या फिर उसको समझने में दिक्कत आ रही है या फिर इंग्लिश की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो ये उनकी गलती नहीं है। हुँ, ये व्यवस्था की गलती है, ये पूरी संस्था जिस तरीके से चल रही है उनकी गलती है। हुँ, लोग अगर वहाँ से भी निकल के आते हैं तो आप देखते हैं कि आईआईटी में किस तरीके से सुसाइड्स हो रही हैं। राइट। वो लोग मेरिटोरियस लोग हैं। तो इस तरह की व्यवस्था आपको हर जगह मिलेगी। हर जगह हुँ, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप आईआईटी, एनएलयूज़ या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप आते हैं तो आपकी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं, बल्कि आपके पास बढ़ जाती हैं।
पहला तो ये आपको उस संघर्ष को एक नए तौर तरीकों में आपको दोबारा करना पड़ेगा। दूसरा आपके ऊपर बहुत अपेक्षा रखी जाती है आपके हुँ, समाज की। हुँ, आपको ये भी करना पड़ेगा कि आप कैसे विकसित हों और दूसरी चीज़ ये कि आप दूसरे लोगों को कैसे विकसित करें। राइट। क्योंकि हमारे पास जैसे रिज़र्वेशन है, रिप्रेज़ेंटेशन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने समाज को और ऊपर कैसे लेकर आएँ। हुँ, तो किसी भी तरीके से बैक स्टेप लेने का ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हम लोग हज़ारों साल से शोषित रहे हैं। तो अमूमन तौर पे बात ये है कि थोड़ा चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो आप अपने सपनों को पूरा करने में पीछे ना हटें। जो चीज़ आपने सोची है, करी है, वो आपको करनी चाहिए। अब मैं चाहूँगा आप थोड़ा अपनी लंदन की जर्नी के बारे में बताएँ, हुँ, हुँ। कैसे वहाँ तक पहुँचे? उसमें रिज़र्वेशन का कितना योगदान रहा? क्योंकि उससे पहले आप एनएलयू तक भी पहुँचे तो उसमें रिज़र्वेशन का योगदान रहा होगा। जी। पहली बात एनएलयू के अंदर काफ़ी लिमिटेड सीट्स थी, हुँ, तो मेरे ख़्याल से अप्रॉक्सिमेटली 70 सीट्स ही थी, तो रिज़र्वेशन की सीट्स और कम हो जाती हैं। हुँ, और बट फॉर्च्यूनेटली आई गॉट इनटू एनएलयू दिल्ली और वहाँ पर भी एक डिफरेंट व्यवस्था थी, जो कि इग्नोर करी जाती है बट कास्ट को लेके उतनी सेंसिटिविटी नहीं थी, उतना सेंसिटाइज़ेशन नहीं था। चीज़ें डिफरेंट थी, रिज़र्वेशन विंग करके कहा जाता था क्योंकि दलित छात्रों को एक साथ रखा जाता था हुँ, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो वो मेरिट लिस्ट में अगर कैटेगरी की अगर लिस्ट में नीचे है तो फिर उसको इनको एक साथ रखा गया। उसकी वजह से समाज के बच्चे काफ़ी परेशान भी रहे। इस चीज़ को हमने मुद्दों को उस टाइम पे भी उठाया आज से करीब 10-12 साल पहले और हमने यही बोला कि आप नेक्स्ट बैच से आपको सब बच्चों को मिक्स करना होगा हुँ, और इसका बदलाव देखा गया। हमने ये रिप्रेजेंटेशन दी थी और इसके बाद अगले बैच में जब बच्चे थे तो हर रूम के अंदर एक दलित बच्चा मौजूद था। हुँ, ओवरऑल 5 साल के बाद उस बैच में ये देखा गया कि उनका एजुकेशन ग्रोथ और उनका सोशल ग्रोथ काफ़ी बेटर हुआ। हुँ, तो ये बदलाव बहुत अच्छा आया और आज की डेट में शायद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो सकता है, कुछ हो सकता है लेकिन मेरिट इज़ नॉट द बेसिस फॉर द रूम एलोकेशन क्योंकि हुँ, आपका मिक्सिंग जो होता है एज़ अ सोशल लाइफ़ वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप किस कम्युनिटी से बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं रेदर देन एक कम्युनिटी को आपको हुँ, साइड में कर देना। राइट। और यही से शुरुआत भी हुई मेरी कि कैसे अगर ये चीज़ हमने झेली है तो आने वाली जनरेशन्स को ना झेली जाए कि तो उसी उम्र से ये चीज़ भी स्टार्ट हुई कि हम लोग इस व्यवस्था में रहे लेकिन आने वाले लोगों के लिए ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। एक समाज इस तरह का बने एटलीस्ट यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर जहाँ पर हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ। हुँ, जी। ठीक है। तो अभी थोड़ा-सा लंदन के बारे में भी बताएँ? तो लंदन जाना हुआ एक 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 सोच के साथ कि बस लंदन जाना है, हुँ, ठीक है? वहाँ जाके पढ़ना है, एक्सपोज़र लेना है। मेरे कॉलेज से काफ़ी लोग जाते थे हुँ, और उसके बाद बाबा साहब गए तो उन्हीं के फुटस्टेप को फ़ॉलो करते हुए बस एक एक थॉट था कि जाना है। हुँ, तब वो जाने की इच्छा इतनी ज़्यादा दिन प्रतिदिन वो डेवलप होती रही कि बहुत कठिनाइयाँ हैं, इंग्लिश प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, एडमिशन की प्रॉब्लम है, कोई कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो इस तरह की प्रॉब्लम रही। हुँ, लेकिन वो आप एक ज़िद कह सकते हैं कि वो ज़िद थी कि कुछ भी हो जाए हमें जाना है। तो उसके लिए मैं काफ़ी दिन लगा रहा, कैसे किस तरह से एप्लीकेशन फ़ॉर्म कॉलेजेस के नाम ढूँढे जाते हैं, क्या कैसे उसका एप्लीकेशन प्रोसेस है, कैसे इसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखा जाता है, कैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं हुँ, और काफ़ी लोगों से बातचीत करी। तो धीरे-धीरे करके सॉरी तो धीरे-धीरे करके ऐसा हुआ कि मैंने अप्लाई किया, मेरे को एडमिशन हुआ, काफ़ी जगह मैंने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करा, फिर उसके बाद मेरे को समाज से काफ़ी सपोर्ट मिला, मेरे को पार्शियल फंडिंग हुई और जब मैं हुँ, वहाँ गया, तो वहाँ पर एक स्ट्रगलिंग जीवन मेरा रहा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। हुँ, बहुत बहुत महँगा है, मतलब ऐसा है कि लगभग 1 लाख रुपए एक छोटे से कमरे का रेंट होता है, फिर आपका खाना-पीना, रहना, ट्रैवल करना, काफ़ी चीज़ें महँगी हैं। हुँ, तो और मेरा कॉलेज जो था कि लंदन के भी बिल्कुल सेंट्रल लंदन में है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा महँगाई होती है। हुँ, तो उस चक्कर में काफ़ी स्ट्रगल रहा, मतलब काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, पर कठिनाइयों से जब मेरे दादा ही नहीं डरे, हमारे माँ-बाप नहीं डरे, तो यहाँ दिल्ली में हम नहीं डरे, तो वहाँ भी डरना सीखे नहीं था, तो बस हुँ। थोड़ी-सी और हिम्मत दिखाई और बस चलते गए, होता गया। थोड़ा-सा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएँ? क्योंकि बहुत महँगा होता है जैसा कि आपने बताया। तो कोई अगर गरीब का बच्चा कोई जाना चाहे विदेश जाकर के पढ़ना, तो हुँ, वो हुँ। कैसे जा सकता है? उसको कैसे-कैसे मदद मिल सकती है? चाहे वो समाज की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, हुँ, हुँ। क्या ज़रिया रह सकता है और इसके अलावा? सबसे पहले तो वहाँ का एप्लीकेशन प्रोसेस डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कौन हुँ, सी फ़ील्ड में करना चाहते हैं।
और उसके अंदर पहली चीज़ ये होती है कि एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आप अपने आइडियाज़ को लिखते हैं, आपकी जर्नी को लिखते हैं कि और आप क्या करना चाहते हैं और फ्यूचर में क्या करेंगे और इस यूनिवर्सिटी से आपको क्या फ़ायदा होगा। यूनिवर्सिटी उस चीज़ को यूनिवर्सिटी उस चीज़ को अपने संज्ञान में लेती है और उसका देखती है कि ये बच्चा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक है, नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन दैट वो लोग एडमिशन ऑफ़र करते हैं। साथ ही में आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हैं, जो कि आपके प्रोफ़ेसर आपके साथ दे सकते हैं या फिर आप जिनके साथ जॉब कर रहे हैं, वो लोग दे सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोफ़ाइल आपकी जब तैयार होती है, तो यूनिवर्सिटी कंसिडर करती है। उसके बाद जब एडमिशन हो जाता है, तो कुछ स्कॉलरशिप जो होती हैं एडमिशन के साथ होती हैं, कुछ अलग होती हैं और कुछ स्कॉलरशिप जो हैं यूके बेस्ड होती हैं। तो जैसे कि इंडिया के अंदर एनओएस है, नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर स्टेट वाइज़ स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप है, राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है और तेलंगाना में भी है। इन सब स्कॉलरशिप में भी, दिल्ली में भी है, काफ़ी कमियाँ हैं। इन सब स्कॉलरशिप में काफ़ी कमियाँ हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमारे को हेल्प करती हैं। और इसके अलावा जैसे फ़िलिक्स का एक स्कॉलरशिप है, ऑक्सफोर्ड के अंदर एक स्कॉलरशिप है और गेट स्कॉलरशिप है कैम्ब्रिज में। फिर उसके बाद के आपकी चीवनी स्कॉलरशिप है। ये तमाम स्कॉलरशिप हैं, इनका सिमिलर पैटर्न में इनका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। हाँ, तो ये सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं और इन स्कॉलरशिप को आप अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर तरीके से और जब ये सब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो इसी में मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप एक तरीके से एक खुद को अम्बेडकराइट के रूप में उभर रहे हैं आप। तो आपकी लाइफ में चेंज कैसे आया? क्योंकि अगर मैं अम्बेडकराइट हूँ, तो मेरी लाइफ में कुछ न कुछ मैंने ऐसा फेस किया था, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर चाहे बाबा साहब से मैं इंस्पायर हुआ उनकी किसी बात को लेकर। ऐसा आपने क्या फेस किया? हमारे समाज की व्यवस्था, जो हमारे समाज की व्यवस्था है, वो बहुत ही ज़्यादा असंवैधानिक और इनइक्वल है। हाँ। वो किस तरीके से है कि अगर हम देहात में जाते हैं, तो दलित समाज जो है, आज की डेट में गाँव के बाहर विकसित है या गाँव के कोने में विकसित है। किसी भी आप गाँव में जाएँगे, तो आपको जब उस गाँव को पूरा आप पार करेंगे, तो आप खुद देख के बता देंगे कि सारी कम्युनिटीज़ कहाँ रहती हैं और दलितों के घर कौन-से हैं। आप अपनी समझ से कोई भी गाँव उठा लीजिए समझ रहा हूँ। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब हमें ये प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है, तो दूसरी चीज़ ये आती है कि हम इसका उद्धार कैसे कर सकते हैं या फिर इसका हम सॉल्यूशन कैसे ढूँढ सकते हैं। उस चीज़ को देखते हुए फिर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने पेरियार हो गए, फुले हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गई, साहू जी महाराज हो गए, इन सब के प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करते हुए, इन सब के काम को और अच्छी तरीके से करते हुए बाबा साहब ने एक ज़रिया ढूँढा, एजुकेशन, लीडरशिप। उस चीज़ को और आगे फॉरवर्ड किया कांचीराम जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की भी जो एक संगठन बना, फिर उसके बाद पूरी पार्टी बनी और किस तरीके से ये पूरी जर्नी दलितों की स्थिति पहले से बेहतर कर चुकी है। तो ये बिल्कुल एक हैंड्स प्रूव्ड एक फ़ॉर्मूला है कि आपको एक एजुकेशन के माध्यम से आपको लीडरशिप में पहुँचना है और लीडरशिप के बाद आपको अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि उनकी स्थिति जहाँ पर वो हैं, वहाँ पर वो बेहतर हो सके। तो इसी चीज़ को पूरे जब ये चीज़ें मैं जब ग्रो कर रहा था काफ़ी छोटी एज से, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी। बाबा साहब के फ़ोटो हमारे घर पे होते थे, वो हमारे गाँव में जब जाते थे बाबा साहब की फ़ोटोज़, वो जो एज़ अ टाइल छोटी-छोटी दलितों की बस्तियों में लगी होती है, तो उनसे इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली। कभी उनकी कोई छोटी-मोटी हमने कहानी सुनी, कैसे उनका वेटिंग फॉर अ वीज़ा के अंदर उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल देखा, तो कभी ऐसा लगता था कि ये स्थिति ये सब ऐसी ऐसी क्यों है? लेकिन जो बाबा साहब ने झेला आई थिंक वो हम सभी से काफ़ी ज़्यादा झेला हुआ है। तो उस चीज़ से प्रेरणा लेते हुए मैंने कहा कि अगर हमें कुछ करना है, तो समाज से जुड़कर ही कुछ करना है। आपकी लाइफ में कब आया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? ये स्टार्टिंग से ही था, जैसे मैंने आपको गाँव की व्यवस्था बताई, तो गाँव की व्यवस्था अभी तक सेम है। तो वो चीज़ आप आज तक बचपन की आप मेमोरीज़ नहीं भूलते हैं। तो सिमिलर तरीके से ये आप व्यवस्थाओं को आप देखना शुरू करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और वो इतनी मैं आपको 1-2 तो क्या ही गिनाऊँ क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे होती हैं और आप एक दिन के बाद उस कम्फर्ट में आ जाते हो। फिर आप लार्जर क्वेश्चन आप ये एड्रेस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गाँव में दाइयों के थ्रू वो न्यूबॉर्न बेबी आता है, ठीक है?
उनको आज तक इज्जत नहीं मिली। लेकिन आज के आप शहरों में देखेंगे, हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा सुविधा है, उनको बहुत डॉक्टर्स को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। लेकिन गाँव की दाइयों की कम्युनिटी कौन है? आज की डेट में भी उनको क्या उस लेबर का सम्मान दे रहा है कोई? उनके यहाँ हुँ, से कोई रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। आप मैनुअल स्कैवेंजिंग का देखते हैं, ठीक है? वाल्मीकि समाज के लोग काम करते हैं। आज तक वो पूरे देश का गंदगी साफ कर रहे हैं और आपने उनको अभी तक गंदगी में रखा हुआ है। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? और ये चीज़ देख के मेरे को बहुत पीड़ा होती है कि उन कम्युनिटीज़ के बच्चे जो जवान बच्चे हैं, हमारा युवा देश है और जवान बच्चे भी उसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हुँ, बहुत ही एज़ अ मैं तो बोलूँगा कि एज़ अ सिटीज़न हम सबके लिए शर्म की बात है कि हम युवा से भी वही काम करा रहे हैं और बहुत ही हुँ, हीन भावना से करा रहे हैं। जो कि राइट। ये सारी चीज़ें विदेश में बहुत डिफरेंट तरीके से होती हैं। वहाँ पे लोग साफ-सफाई अपने आप करते हैं। अगर कोई काम भी करता है उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट है टुवर्ड्स वाल्मीकि समाज या फिर भंगी समाज जिसको बोला जाता है, बहुत खराब है। तो सेम गोज़ फॉर चमार, सेम मतलब ये जितनी धोबी समाज हो गया, ये सब ये जो कम्युनिटीज़ हैं, इनको बहुत हीन भावना से देखा जाता है। इसलिए बाबा साहब ने वो लिखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि सोशली बैकवर्ड, इसलिए ये लोग सोशली बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इसलिए इनको रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। हुँ। रिज़र्वेशन पर मैं आऊँगा, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा यहाँ की कॉलेज लाइफ़ हुँ, हुँ। और लंदन की कॉलेज लाइफ़, हुँ, हुँ। इसमें क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी किसी न किसी एंगल से कहीं न कहीं आई जाती है हुँ, हुँ। है ना? वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट रहा इस बात को लेकर? क्या वहाँ पे डाइवर्स माहौल है? या फिर यहाँ पे जो प्रोफ़ेसर्स हैं उनके सरनेम सेम रहते हैं? वहाँ पे ख़ैर इस मसले में क्या मसला रहता है कि डाइवर्स बिहेवियर रहता है स्टूडेंट्स का, फैकल्टीज़ का? तो थोड़ा बताएँ इस बारे पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया के अंदर कॉलेज के एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट है। में। सिटी के कॉलेजेस बहुत अलग होंगे, दिल्ली के अलग होंगे, यूपी के अलग होंगे, उड़ीसा के अलग होंगे। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। राइट। उन सभी में मात्रा जो है कास्टिज़्म की, हुँ, जीता जाता एग्ज़ाम्पल आईआईटी दिल्ली है अभी, ठीक है? हुँ, उससे पहले रोहित वेमुला थे हमारा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या ठीक है? किसी न किसी मात्रा में कास्टिज़्म आज की डेट में भी मौजूद है। तो ये सबसे पहले क्लियर हो जाता है कि हमारे यहाँ डाइवर्स है जातियों के बेसिस पे, लेकिन एक डिफरेंशिएशन अभी भी करा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी करा हुआ है जातियों के बेस पे। उसी का नतीजा है कि पायल तवड़ी जैसे लोग हमारे पास आज की डेट में मौजूद नहीं है। डॉक्टर अनीता जो लड़की 96-97% लेकर आई थी 12th में और उसका एडमिशन नहीं होता, उसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो कि सुसाइड करना पड़ा। रोहित वेमुला दूसरा एग्ज़ाम्पल है। हमारा लड़का सोलंकी यहाँ पे आईआईटी दर्शन। दिल्ली में, हुँ, दर्शन सोलंकी और उसके उसके अलावा भी मतलब बहुत आम तौर पे ये न्यूज़ आ जाती है और इसके अलावा ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ए राजा हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। हुँ, तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर जो एक एटमॉस्फेयर है उसका उसका डिग्री ऑफ कास्टिज़्म ऊपर-नीचे वेरी कर सकता है, लेकिन वो इस जगह मौजूद रहता है। अच्छी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरा इंस्टीट्यूट ही गलत है या सारे ही लोग गलत हैं, ऐसा नहीं है। हुँ, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी है, उन्हीं की वजह से हमें हेल्प मिलती है और हम ग्रो भी करते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर भी काफ़ी डाइवर्स कास्ट के लोग थे और उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। मेरी जो भी पर्सनैलिटी है आज उनका उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। वहाँ पढ़ते हुए हुँ, हुँ। आपने कितने और दलित साथियों को अपने आस-पास देखा? तो लंदन में जब हम जाते हैं तो लंदन में मैं तुलना करके मैं ये बता रहा था कि वहाँ पर जो है डाइवर्स जो है कंट्री के बेसिस पे हैं। ओके। वहाँ पे हर कंट्री के लोग होंगे, हर कॉज़ को रिप्रेज़ेंट किया जाएगा। वहाँ पर एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्पेस मिलता है, जहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हैं, समझ हुँ, सकते हैं। लेकिन विदिन एक इंडियन या साउथ एशियन कम्युनिटी, दलितों का नंबर बहुत कम होता है, क्योंकि हुँ, पहली चीज़ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बाहर जाना, उसके लिए गाइडेंस की कमी बहुत ज़्यादा है हमारे समाज के अंदर। तो ये सब जब चीज़ें होती हैं, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर एक दलित समाज के बच्चे को या रहना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हुँ, लेकिन तुलनात्मक चीज़ें मैं कहूँगा कि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, अगर दलित समाज में आपको कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अगर है वहाँ पे, वो जो कि है लेकिन वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो बाबा साहब मेरे को नहीं लगता कि अगर बाबा साहब इंडिया में रहते, तो ये सब चीज़ें कर पाते जो उन्होंने वहाँ करी, क्योंकि उनको तो यहाँ पर ऑफ़िसर की तरह भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। हुँ, राइट। अपनी स्टूडेंट एक्टिविज़्म के बारे में बताएँ वहाँ पे जैसे आप अध्यक्ष बने वहाँ हुँ, पे, हुँ। तो आपका कैंपेन कैसा रहा था? हुँ। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया में जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात आती है तो उसमें
वही आता है, जगह का एंगल आ जाएगा कि किस क्षेत्र से आता है जो भी कैंडिडेट है ना? कास्ट क्या है, धर्म क्या है, मुद्दों से ज़्यादा इन चीज़ों की बात होती है। वहाँ पे जाके आप लगातार 2 बार जीते, पहले दलित हैं आप, जिसने ये कारनामा करके दिखाया। तो उसमें लोगों को एक साथ लाना और अपने पक्ष में वोट, है ना? लेकर के आना और जीतना, लगातार 2 बार। तो उसमें आपने क्या-क्या चीज़ें उठाई थी? उस जी। बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सबसे पहले तो वहाँ पे बहुत सिंपल एक फ़ॉर्मूला होता है, जैसे जेएनयू के अंदर भी प्रेज़िडेंशियल डिबेट होती है, हुँ, तो वहाँ पर भी प्रेज़िडेंशियल डिबेट होती है। तो हुँ, वो डिबेट हुई, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर हमें देना होता है। उसके बाद कैंपेन लॉन्च होता है, फिर उसके बाद आप डिफरेंट-डिफरेंट लोगों से जाके एज़ अ ग्रुप, एज़ अ इंडिविजुअल आप जाके उनसे अपने आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं, मैनिफेस्टोज़ के ऊपर बात करते हैं, अपने प्लान्स के ऊपर बात करते हैं और अकॉर्डिंगली लोग आपको सपोर्ट करते हैं या फिर दूसरी तरफ वोट करते हैं। और वहाँ पे बहुत डाइवर्स क्राउड रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़, लगभग 50 कंट्रीज़, 50 देशों से वहाँ लोग हैं, तो वो अपने आइडियाज़ को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, और उस चीज़ को फॉलो करते हुए इलेक्शन के अंदर वोटिंग हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने डिबेट किया था, जी। तो उसमें इश्यूज़ क्या रहे थे मेजरली? उसके अंदर इश्यूज़ कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ थे और कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ जो हमारी कंट्री के हैं वो, कुछ हमारी यूनिवर्सिटी के और कुछ इंटरनेशनल इश्यू। सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है कि जैसे वेलफेयर, कि स्टूडेंट बॉडी को किस तरीके से वेलफेयर में स्टूडेंट यूनियन सपोर्ट कर सकता है एज़ अ टीम। हुँ, उसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनको अगर कोई सपोर्ट की या वॉइस की ज़रूरत है, किस तरीके से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आती है, अगर किसी भी कंट्री के लोगों को या स्टूडेंट्स को अगर कोई डोमेस्टिक इश्यू है वहाँ पे, उसको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पेस क्रिएट करना है एज़ अ सोसाइटी या फिर एज़ अ वॉइस, तो उस चीज़ के लिए स्टूडेंट यूनियन सपोर्ट करती है। मैं एक आपको एक सवर्ण पर्सपेक्टिव से एक सवाल पूछ हुँ, रहा हूँ। हुँ। आप भारत सरकार की सहायता से बाहर जाके पढ़ते हैं। हुँ, हुँ। मैंने एक आपका रील देखा था, जहाँ पे फरहान अख्तर आए हुए थे वहाँ पे हुँ, हुँ। और वहाँ पे आपने डाइवर्सिटी का और कास्ट का मुद्दा उठाया इंडियन सिनेमा के अंदर, हुँ, हुँ। राइट? तो आप बाहर जाकर एक तरीके से कास्ट का मुद्दा उठाकर आप फ़ायदा ले रहे हो भारत सरकार का, कहीं न कहीं सरकार आपको आगे बढ़ा रही है, हुँ। ठीक है? आप जिस भी जाति से आते हैं और आप वहाँ पे जाके ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है, एक तरीके से दोहरापन। हुँ, मैं हुँ। सवर्ण पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ रहा हूँ, तो इसको आप कैसे आंसर करेंगे? पहली चीज़ तो स्कॉलरशिप के मोहताज नहीं है हम लोग। हुँ, ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर हमें स्कॉलरशिप अगर अभी दी भी गई है, तो उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। अगर कोई मेरे को स्कॉलरशिप देके मेरी आइडियोलॉजी को अगर छीनना चाहता है, तो वो संभव नहीं है। हुँ, तो अगर मेरे को स्कॉलरशिप भी है भारत हुँ, सरकार की या किसी की भी, हुँ, मैं जिन विचारों को लेके या फिर जिस जिस उद्देश्य से मैं आगे बढ़ा हूँ, आते हैं। जी। जिस मैं जिस भी विचारधारा को लेके आज तक मैं आगे बढ़ा हूँ, ठीक है? उस चीज़ से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हुँ, दलित समाज एक ऐसा समाज है देश के अंदर, जिनको एक वॉइस की ज़रूरत है, रिप्रेज़ेंटेशन की ज़रूरत है। और हुँ, जो क्वेश्चन मैंने पूछा फरहान अख्तर से, और वो क्वेश्चन बहुत वाजिब था और लोगों ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया, कि कास्ट का रिप्रेज़ेंटेशन आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं है। हालाँकि हम बहुत ज़्यादा दलित कम्युनिटी से, सवर्ण बहुजन समाज से हम फ़िल्म मेकर्स को हम देखते हैं, लेकिन उनका जो पार्टिसिपेशन है मेन मीडिया के अंदर नहीं आ पा रहा है। हुँ, और वही लोग दलित समाज के ऊपर मूवी बनाते हैं सवर्ण एक्टर्स को लेके, हुँ। जबकि हमारे पास दलित समाज के अंदर भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। जस्ट तो लाइक वो दलितों को ऐसे दिखाएँगे कि दलितों की स्थिति इतनी गिरी हुई जी, है ना? लेकिन हमारे पास में ऐसे दलित भी हैं जो लंदन में जाके 2 बार चुनाव जीत जाते हैं। और भी लोग हैं, उन और लोगों भी ने लोग हैं, और भी लोग हैं, काफ़ी उन्होंने, सूरज येंगड़े जी हैं और भी लोग सूरज हैं। हेगड़े हैं, काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा अब आखिर के कुछ सवाल हैं 2-3 बस जी। वही पूछूँगा। हाँ, आप अब इंडिया में आकर और वहाँ भी आपने कास्ट का मुद्दा उठाया है, हुँ, हुँ। क्योंकि आप लंदन से पढ़ के आए हैं। हुँ, हुँ। अब आप पीछे नहीं जाने वाले, आगे ही बढ़ेंगे। हुँ, हुँ। सवर्णों का ये आरोप रहता है कि जो दलित हैं, जो एलीट हो चुके हैं, हुँ, अब वो रिज़र्वेशन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या जी। मतलब आप आगे मतलब अगर मान लीजिए किसी तरीके से आपको रिज़र्वेशन की सहायता लेनी हो आगे भी, हुँ, हुँ। तो क्या आप लेंगे या आने वाले जो आपकी पीढ़ियाँ हैं, उनको आप लेने देंगे? क्योंकि आप तो अब एलीट हो चुके हैं ना, अब आपको ज़रूरत क्या है? पहली चीज़ ये कि ये क्वेश्चन जो है सवर्ण नहीं पूछ सकता है किसी भी हुँ, दलित से।
हुँ, ये दलितों का क्वेश्चन है। हुँ, और जिससे भी आप पूछें, पहले इस चीज़ का आप ये चीज़ समझ लें कि उस रिज़र्वेशन को देने का आधार क्या था? हुँ, उसका सिंपल सिंपल सा जो क्लॉज़ है, ये कहता है कि सोशली एंड एजुकेशनली हुँ, बैकवर्ड। हुँ, इकोनॉमिक बेसिस पे आपने नहीं दिया, हुँ, राइट। ठीक है? तो आप उसको छीन भी नहीं सकते। सोशली बैकवर्ड जो लोग हैं, उसके अंदर अगर कोई भी कम्युनिटी आएगी, तो उनको रिज़र्वेशन मिलेगा। अगर आप ये कहते हैं कि आज की डेट से दलित समाज जो है, या जाटव समाज, या फिर भंगी समाज, या धोबी समाज, कोई भी समाज है, ये लोग सोशली बैकवर्ड नहीं है। इन लोगों ने बहुत इतनी इज़्ज़त कमाई है, और आज की डेट में हम उनको जो आपके घर में कूड़ा देने वाले आते हैं, जिनको आप कूड़ा वाली, कूड़ा वाला कहते हैं, हुँ, आप उनके साथ बैठ के अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के अगर खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं सेम ग्लासेस से, उनके ऊपर काम वाली के बर्तन अलग-अलग नहीं करते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं और आप बोलते हैं कि एज़ समाज के तौर पे ये सब चीज़ें प्रैक्टिस हो गई हैं, तो मतलब वो सोशली बैकवर्ड नहीं होंगे हुँ, आपके हिसाब से। तब आप ये क्वेश्चन करिएगा। हुँ, दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये आती है कि इस चीज़ को ये एज़ अ डिवाइड एंड रूल का भी काम करते हैं। कोई भी रिज़र्वेशन जो है वो एज़ अ रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और उसका काम ये होता है कि वो अपनी कम्युनिटी को वापस करे। हुँ, जो भी लोग रिज़र्वेशन ले रहे हैं, आप उनसे ये क्वेश्चन पूछिए कि आपने रिज़र्वेशन लिया, आपको कास्ट के बेसिस पे मिला, कि आप किस तरीके से आप अपने परिवार, समाज को किस तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं। तो हुँ, वो एक रियल क्वेश्चन होता है, राइट, रेदर देन कि अपर कास्ट या फिर सवर्ण कम्युनिटी के लोग आके आपके अंदर डिवाइड एंड रूल करें। राइट। तो आखिर में मेरे आपसे ये सवाल है कि आप हालाँकि आपका अभी आपने बताया कि आपका जो टेन्योर है वो रह गया है, आपका कोर्स हो गया है। जी, तो टेन्योर तक के लिए आप जाएँगे वहाँ पे। जी। फिर उसके बाद में जब आप वापस आएँगे इंडिया तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? इंडिविजुअली और सोशल पर्सपेक्टिव से भी कि आगे आप एक्टिविज़्म में आगे बढ़ेंगे या फिर थोड़ा पॉलिटिकल रहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आपने लगातार जो है पॉलिटिकल एक्टिविज़्म किया है दिल्ली से लेकर लंदन तक। तो अब आप वापस इंडिया में आएँगे, तो आपका क्या रहेगा आगे एम? देखिए, पहली चीज़ तो हम ऐसे समाज से आते हैं कि जहाँ पर हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्टिविज़्म ना करना। हुँ, क्योंकि जिन लोगों के पास आवाज़ आई है, उनको आवाज़ अपने लिए और अपने समाज के लिए उठानी चाहिए। राइट। तो एक्टिविज़्म जो है हमारा दिनचर्या का पार्ट है, पहली हुँ, चीज़। पेशे से मैं वकील हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं स्ट्रगल करते हैं और सैक्रिफ़ाइस करते हैं अपने जीवन के ऊपर बिकॉज़ ऑफ़ द लीगल रिप्रेजेंटेशन। हुँ, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने प्रोफ़ेशन के थ्रू, और जो मेरा इंटरेस्ट है सोशल इश्यूज़ के थ्रू, मैं उन चीज़ों को और ज़्यादा उजागर करूँ, और मैं किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और एज़ अ ग्रुप मैं फ़ॉर्म करने की मैं कगार पे हूँ, और किस तरीके से हम एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। वकीलों में हम लोग किस तरह से बेटर एक ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग एक ऐसे कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, जो कि एक अपने-अपने गाँव में जाके, अपने-अपने शहरों में जाके उस चीज़ को और भी ज़्यादा विकसित करें। हुँ, मान लीजिए जैसे बहुत सारे एक्सप्लॉइटेशंस के केसेज़ आते रहते हैं। हुँ, हुँ। कुछ ही हाइलाइट हो पाते हैं, जैसे हाथरस केस हुआ, जी। आगे भी ऑब्वियसली होंगे ही, हुँ, हुँ। इतनी जल्दी तो कुछ खत्म नहीं होने वाला। हुँ, हुँ। क्योंकि आप एक वकील हैं, क्या आप भविष्य में ऐसे केसेज़ पर ध्यान देंगे और अपनी ओर से एक अपनी ड्यूटी समझते हुए सामाजिक स्तर पर लड़ेंगे केस? डेफ़िनेटली, और इसका पर्पस भी यही है कि जो हमारे कम्युनिटी से जो लोग हैं, जो कि इस प्रोफ़ेशन में हैं, उन लोगों को किस तरीके ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने लोकल इश्यूज़ को किसी भी कोर्ट में अगर रिप्रेज़ेंट करना हो, तो उस हुँ, चीज़ को करें। अगर हुँ, कोई इश्यू अगर मान लीजिए झांसी में होता है, या फिर आपका आज़मगढ़ में होता है, प्रतापगढ़ में होता है, कहीं भी किसी भी छोटे-छोटे गाँव में होता है, हम वहाँ के लोगों को भी, पावर को भी सेंट्रिक नहीं रखना है अपने अपने पास। उन लोगों को बुला के उनको ट्रेनिंग दिलवानी है कि किस तरीके से वो लोग बेहतर वकील बने, और उसके बाद उनकी जो लोकल इश्यूज़ हैं, वो उनको एड्रेस करें। और जहाँ हुँ, हम जैसे लोगों की अगर कहीं मदद की ज़रूरत होती है, और भी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं कम्युनिटी से, उन जो सी उनके उनके तजुर्बे से हम सीख सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं, तो एज़ एक एक इस तरह से कम्युनिटी डेवलप करें। हुँ। आखिर में मेरा पॉलिटिकल सवाल है थोड़ा-सा, जी। क्योंकि आप पॉलिटिक्स पर बोल रहे हैं। तो आगे जाकर जो हमारी दलित पॉलिटिक्स है, बहुजन पॉलिटिक्स है, अभी फ़िलहाल मैं दलित टर्म ज़्यादा यूज़ करूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्राफ़ नीचे जा रहा है। तो वहाँ पे अभी आपकी नज़र में कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो आगे बढ़ सकती है? जी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हुँ, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट बहुजन समाज के लिए चलाया गया कांशीराम जी के द्वारा।
हुँ। और उन्हें घर-घर और उन्होंने घर-घर में अम्बेडकर साहब को पहुँचाया। हुँ। उनकी सबसे ज़्यादा कर्मठ और ईमानदार साथी रहीं बहन कुमारी मायावती जी। या और उन्होंने अपनी बातों से ही नहीं, कार्यप्रणाली से भी उन्होंने ये चीज़ 4 बार की सीएम रह के उन्होंने इस चीज़ को सिद्ध किया कि किस तरीके से हम लोग जो बोलते हैं, उन चीज़ को हम फ़ॉलो करते हैं। हुँ। तो बहन कुमारी मायावती जब पावर में आईं, तो उन्होंने किसी को ऐसे इंडिविजुअल फ़ेवर को ना सपोर्ट करते हुए उन्होंने एक सामाजिक सपोर्ट प्रोवाइड किया। हुँ। लोग वहाँ पे दलित समाज के लोग अपने आप को एक जीवन दान की तरह देख रहे थे उस चीज़ को, कि उनके ऊपर एट्रोसिटी कम हो रही हैं, उनकी सुनवाई ज़्यादा हो रही है, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके पट्टे हुए। जिस तरीके से उनके लिए अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करी करी जा सकती थी लीगल तरीके से, मायावती जी ने वो चीज़ करी और उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से एक समाज जो है एक बहुत अच्छे कगार पर है। हुँ। और यही चीज़ को फ़ॉलो करते हुए हमारे समाज को देखना चाहिए कि हमें एकजुट रहना है और जो आपके समाज की, आपके हितों की बात करता है, उसके साथ आप खड़े रहें। अभी हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बिल्कुल डाउन हो गया है हुँ, और वो अलायंस भी नहीं कर रही हैं। विपक्ष ये बात कहता है कि बीजेपी को हराना ज़रूरी है। उसमें बीएसपी अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है अलायंस के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर। तो और एक तरफ बहुजन समाज में एक युवा बहुत चर्चित हो रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। पहले उन्होंने भीम आर्मी शुरू की, फिर पार्टी भी बना ली। तो अब इसमें जो है क्योंकि हमारा समाज एक तरीके से बँट सा रहा है। इसमें आप क्या सोचते हैं कि आगे जाके कैसे एकता बन सकती है? या फिर हमें चुनाव करना हो तो हम कैसे चुनाव करें? किन आधारों पर करें? क्योंकि बहन जी ने भी आकाश आनंद को जो है आगे भविष्य का अपना बना लिया है उत्तराधिकारी। जी, पहली चीज़ तो ये कि लीडरशिप का सबसे पहला काम ही होता है कि ज़्यादा लीडर प्रोड्यूस करना। हुँ। तो जब बहन कुमारी मायावती जब पावर में आईं, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को विधायक बनाया, मंत्रिमंडल में डाला, मंत्री बनाया और एक उसी उन्हीं सभी के सहारे एक समाज के अंदर एक अच्छा काम हो पाया। और आज की डेट में विपक्ष क्या कहता है या फिर कोई अन्य पार्टीज़ क्या कहती हैं, उससे ज़्यादा मैटर ये कर जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की या फिर एक बहुजन पार्टी की किसी भी तरह की उनकी सोच क्या है, उनके आइडियल्स क्या हैं, उनके उनके उनका विज़न क्या है। हुँ। क्योंकि कभी ऐसा भी टाइम था जब बहुजन समाज पार्टी नहीं थी। उस टाइम विपक्ष कितना बात करता था बहुजन के लोगों के लिए। ये सवाल हमें विपक्ष से पूछना चाहिए। हुँ। उनके फ़ायदे की बात है तो वो अपनी तरफ खींचेंगे, उनके फ़ायदे की बात है तो वो अपनी तरफ खींचेंगे। सवाल ये आता है कि कौन समाज की बात कर रहा है? हुँ। बहन कुमारी मायावती आज की डेट में भी रेलेवेंट इसलिए हैं, आपने कहा उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है, मेरे को नहीं लगता उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है। पॉलिटिक्स में ये वोटों का उतार-चढ़ाव लगा रहता है। मायावती जी इसलिए रेलेवेंट हैं इंडिया जैसे संगठन के अंदर भी कि उनका प्रेज़ेंस और उनका एब्सेंस कितना ज़्यादा मैटर करता है। हुँ। उसका रीज़न ये है कि उनका समाज उनके साथ खड़ा है। और दूसरी चीज़ आती है कि आकाश आनंद जी को अभी उनका उत्तराधिकारी बनाया। उस चीज़ में मैं सिर्फ़ एक चीज़ मैं एक फ़ोकस कर रहा था, ये जब सारी चीज़ें हो रही थी, कि कभी भी अगर नेपोटिज़्म फ़ॉलो होता है या फिर अपना उत्तराधिकारी अपने बच्चे को बनाया जाता है, तो उस टाइम पे पावर डिवीज़न होता है। बहन जी ने इस टाइम पे बनाया जब उनकी पार्टी पावर में नहीं है, कि आकाश आनंद जी को एक मौका मिले कि आप ग्राउंड पे काम करिए। हुँ। आपको एक सरकार बनाने के लिए आपको ग्राउंड पे काम करना है, उन्होंने उनको पावर नहीं दी, ज़िम्मेदारी दी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को भी उतना ही ईमानदार सड़क पे देखना चाहती हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना एक जीवन बिताया, जिस तरह से कांशीराम जी ने बताया। कुल मिला के जो पावर है, उनको मिल नहीं रही है, उनको एक तरीके से उस पर काम करना पड़ेगा तब उनके पास पावर आएगी। अभी तो संघर्ष के लिए उनको हुँ। उत्तराधिकारी बनाया है। ऐसा नहीं है कि उनको सीएम घोषित कर दिया है। हुँ। उनको ये घोषित किया है कि आप इन क्षेत्रों में काम करेंगे और उन्होंने क्षेत्र भी जो भी दिए हैं, बहुत सेलेक्ट करके दिए हैं कि यहाँ पर काम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा जूते घिसने हैं तो आप जाइए। हुँ। चंद्रशेखर आज़ाद पर आपका क्या राय है? मैं मानता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं और हमें हमारे देश को और हमारे समाज को ऐसे ही युवा नेता मतलब चाहिए, मतलब 50 नहीं 100 चाहिए और हुँ। डिफरेंट-डिफरेंट क्षेत्रों में चाहिए। सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में नहीं, हर जगह चाहिए। और उसके बाद जिस तरीके से अगर संगठन को लेके या समाज को लेकर जहाँ-जहाँ वो सपोर्ट कर सकते हैं एक-दूसरे को एज़ अ पॉलिटिकली और सोशली उन्हें उनको करना चाहिए। हुँ। तो फिर मैं इस चीज़ को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें यंग लीडरशिप में हमें आना चाहिए, जिस भी प्रकार में आया जाए और देखते हैं आगे कैसे रहता है। हुँ। लेकिन डिवाइड आपस में नहीं होना है, ये चीज़ बहुत क्लियर रखनी है कि ऐसे क्षेत्रों में काम करके अगर हम अपनी ही पार्टियों का या अपनी पुरानी पार्टियों का अगर हम नुकसान करते हैं, तो उससे ना तो हम पावर में आएँगे, ना हम दूसरी पार्टीज़ को पावर में आने देंगे।
तो उस हुँ, चीज़ को थोड़ा-सा हमें माइंडफुल रहते हुए एक समाज के लिए काम करना है, तो जो हमारा लार्जर गोल है, वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हुँ। तो फ़िलहाल मेरे सवाल ख़त्म हो चुके हैं। अ, मेरी राय में अगर आपको कोई भी बात रखनी हो अपनी तरफ से तो वो आप रख सकते हैं या कोई सलाह। मेरी तरफ से सिर्फ़ एक ही चीज़ रहेगी कि समाज से अगर जो भी लोग आते हैं, 2 चीज़ें ज़रूर फ़ॉलो करें। एक चीज़ ये कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने सपने बड़े देखें, और उसके अलावा अगर किसी भी तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने समाज में, चाहे वो आर्थिक हो सकता है, आपका सामाजिक हो सकता है, आप किसी को एक सेफ स्पेस दे सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों को जो गाँव से आ रहे हैं। तो उन लोगों को उन लोगों को अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहिए। और दिल्ली तक आने का सफ़र भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी लोगों के लिए, जो लोग दिल्ली में हैं और वो लोग किसी तरह मदद कर सकते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में, उनको करना चाहिए। और एक-दूसरे से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, अपने मतलब इन लोगों से, सभी लोगों से जुड़े रहें, क्योंकि एक संगठित समाज ही हमारे समाज को आगे लेके जाएगा। जय हिंद। तो आप देख रहे थे द आउटकास्ट इंडिया द दलित टॉक हमारे साथ से सुशांत जी। तो आपको जय भीम, बहुत अच्छा लगा जय आपसे भीम। बात करके। जी, मुझे तो भी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।